So welcome all of you in today's lecture. आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड्स का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, क्योंकि ये आपने स्कूल में पढ़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भूल चुके होंगे कि ये होता क्या है और कैसे ये बनता है, व्हाट्स इट्स रोल. तो इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं. और उसके बाद हमारे सिलेबस का जो पार्ट है दैट इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स. लेट अस सी. जो एमिनो एसिड है इट्स अ डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन से ये बनता है और प्रोटीन इज द डाइट दैट प्रोवाइड्स द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स. और तो इसके जो सोर्सेस होते हैं, एक तो ये डाइट होता है हमारा, दूसरा हमारे शरीर में जैसे मसल प्रोटीन है या कहीं और स्टोर्ड प्रोटीन है तो उससे भी आता है, या फिर कुछ प्रोटीन जो होते हैं विच आर बायोसिंथेसाइज इन आवर बॉडी फ्रॉम इसेंशियल टू नॉन इसेंशियल. मतलब इसेंशियल प्रोटीन जो है उनसे नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स का बायोसिंथेसिस भी हमारे बॉडी में होता है. इसके यूज क्या है? इसके यूज है प्रोटीन सिंथेसिस में, और नाइट्रोजन कार्बन के जो चेन का जो एक बैकबोन है उससे बनने वाले जितने स्ट्रक्चर हैं और जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, सारे के सारी चीजें उससे बनती है. क्या क्या बनती है हम देखेंगे अभी. तो पहली बात तो इसका स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है. स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनते हैं, कुछ दूसरे बायोएमिन्स बनते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं. उसके बाद जो दूसरी चीज है कि वो एनर्जी का स्रोत होता है. मतलब दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी. ये दो प्रकार के हो सकते हैं. अगर हम एनर्जी सोर्स की बात करें, सो सम ऑफ द एमिनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक. दे सिंथेसाइज द ग्लूकोज इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पाथवे इन विच दे रिलीज द एनर्जी. और कुछ जो होते हैं वो कुछ कीटोन बॉडी बनाते हैं. कीटोन बॉडी आमतौर पर जो फैट होता है, लिपिड होता है, उसके मेटाबॉलिज्म में बनता है. और वो जो कीटोन बॉडी होते हैं जैसे एसिटोएसिटिक एसिड है, 5 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड है, एसीटोन है, ये सारे कीटोन बॉडीज हैं जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में बनते हैं. लेकिन ये जो एमिनो एसिड है ये भी एसिटोएसिटिक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एसिटोएसिटिक बना करके और फिर उससे कीटोन बॉडीज का निर्माण करते हैं. लेकिन वहां भी होता यह है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है. So the amino acids are the monomers which forms the protein. Protein is basically the polymeric structure of the amino acids. Amino acids की यूनिट से बना हुआ एक बहुलक संरचना होता है प्रोटीन. ये एनर्जी के मेटाबोलाइट्स हैं. बॉडी का जो 10% एनर्जी है ये एमिनो एसिड से आता है. बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में काम आते हैं, जैसे हीम है, हीमोग्लोबिन में काम आता है. ग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन का होता है वो तो एमिनो एसिड की श्रृंखलाएं होती हैं. उसके अलावा जो दूसरे प्रोटीन बनते हैं दीज आर इपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हम पढ़ चुके हैं एड्रिनल मेडुला में, आप उस लेक्चर को देखिए. उसके अलावा जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है. उसके अलावा डोपामीन है, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड है, सीरोटोनिन है जिसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बोलते हैं. ये सारे के सारे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. हिस्टामीन है जो हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए बहुत जरूरी है. उसके बाद ग्लूटाथायन है. ग्लूटाथायन हमारे शरीर में बहुत से कंपाउंड ऐसे अवांछित पदार्थ आ जाते हैं उनके निर्विषीकरण में. हमें फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं उनसे बचाव करने में ये ट्राइपेप्टाइड होते हैं. ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड का बना हुआ होता है. ये शरीर में जो इन्फ्लेमेशन की क्रिया होती है, शोथ की क्रिया होती है, वहां भी इसका रोल होता है. सो दिस इज फार्माकोलॉजिकली एंड टॉक्सिकोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. ये जो फार्माकोलॉजी और जो टॉक्सिकोलॉजी के हिसाब से ग्लूटाथायन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. न्यूक्लियोटाइड जिससे आरएनए डीएनए बनते हैं. न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स आपने एनएडी और एफएडी के बारे में भी हमने पढ़ा है जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे थे. दीज आर द कंपाउंड, दीज आर सम ऑफ द कंपाउंड्स विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड्स. के अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसको हम अभी लेक्चर में हम पढ़ेंगे. प्रोटीन के फंक्शन क्या है? प्रोटीन का फंक्शन है वो एंजाइम बन करके बायो कैटलिस्ट का काम करता है. कैटलिस्ट क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है. उत्प्रेरक, एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं. कि मतलब जितनी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जितना भी मेटाबॉलिक पाथवे हमारे बॉडी में होता है,
वो सारे के सारे पाथवे में जो एंजाइम्स होते हैं, दे एक्ट एज द कैटलिस्ट एंड दोज एंजाइम्स आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, मतलब दोज एंजाइम्स आर द फॉर्म्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जैसे ट्रांसफेरिन है, फेरिटीन है, सीरोप्लाज्मिन है, ये आयरन और कॉपर वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इससे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारे बॉडी में है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। जो ब्लड में आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी सारे ऑर्गन को होने लगती है। उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन, आपने देखा था कि पिट्यूटरी से टीएसएच निकला था, उसने एक सिग्नल ट्रांसफर किया थायराइड के ग्लैंड्स के सेल्स को, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन बना था। तो बेसिकली टीएसएच इज व्हाट? टीएसएच इज द सिग्नलिंग प्रोटीन, और उसमें आपने देखा था थायरॉक्सिन बना था थायराइड से, जो क्या करता था? बीएमआर को रेगुलेट करता था। थायरॉक्सिन किससे बना था? थायरॉक्सिन बना था फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन से बना था। ये हमने जब थायराइड ग्लैंड पढ़ा था तो हमने देखा था। सो ऑल द हार्मोन्स विच आर मेड अप ऑफ बायोजेनिक एमीन्स, they also acts for the purpose of information transfer. बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, जो कार्टिलेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन के ऐसे पार्ट्स हैं, स्किन होता है, सारे इन सब में क्या होता है कि प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। बोन वगैरह को छोड़ दीजिए, वो इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं कंपोनेंट इसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में हर जगह जहां भी संरचना है, कोई पार्ट है बॉडी का, वहां प्रोटीन की उपस्थिति आवश्यक है। यहां देखिए एंजाइमेटिक रोल है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करता है? एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में बदलता है। उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, शुगर रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, और आपको हमने जब इंसुलिन की संरचना बताई थी जब हम एंडोक्राइन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां आपने देखा था कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की श्रृंखला होता है। अब हम देखें कि एमिनो एसिड होता क्या है। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड बियर्स व्हाट? 1 अल्फा कार्बन, 1 रेसिड्यूअल साइड चेन, जो साइड चेन कहलाता है। इसके अलावा आप देखिए कि एक NH2 है और दूसरा COOH है, मतलब ये एसिड है और ये एमिनो ग्रुप। इसी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? एमिनो एसिड कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि ये जो एमिनो एसिड है ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग रूपों में रहता है। जैसे इसका पीएच आप बहुत कम कर देंगे, 2-3 के आसपास कर देंगे, ये हालांकि हर एक जितने भी एमिनो एसिड है सबके लिए ये कहानी अलग होती है, सबका जो पीएच मान अलग अलग होता है जिस पर कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन आमतौर पर जब पीएच लो कर देंगे देन ये क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन गेन कर लेगा और फिर ये तब कहलाएगा NH3, ठीक है। उसी प्रकार से ज्यादा इसको आप एल्कलाइन कर देंगे तो ये तो NH2 ही रह जाएगा, लेकिन ये इस हाइड्रोजन को लूज करेगा और इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये COOH के रूप में रह जाएगा। लेकिन एक कुछ ऐसे पीएच होते हैं जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। आमतौर पर ये 5, 3, 4 के आसपास होता है सारे एमिनो एसिड का। डिपेंड करता है कौन सा एमिनो एसिड है, 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर क्या होगा? ये NH3 के रूप में रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये NH3 के रूप में रहेगा, मतलब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, और ये COO के रूप में रहेगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब आइसोइलेक्ट्रिक इसलिए कहा गया कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर बराबर हैं। सो नेट चार्ज ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 0, इसलिए उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। और इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम आयनिक एमिनो एसिड कहते हैं, या ड्यूटेरियन आयन भी कहते हैं। ZWETTERIAN ड्यूटेरियन आयन बोलते हैं इसको। इसके बारे में अपने केमिस्ट्री में। अब देखिए कि ये जो साइड चेन होता है वो कितने तरह के होते हैं। ये एक तो पोलर होता है। पोलर मतलब कि ये किसी खास पीएच पर कन्वर्ट होकर के निगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज एक्स्ट्रा वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ अमीनो ग्रुप है। ये पीएच जैसे ही चेंज करेंगे तो ये NH3 बन सकता है, ये
ये क्या है कि एक हाइड्रोजन को लूज कर करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो सेरीन, थिरोनिन, एस्परजीन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, these are the amino acid which are bearing the polar side। उसी तरह से नॉन पोलर साइड चेन में देखिए, अब ये मिथाइल ग्रुप है, किसी तरह से पोलराइज नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से दूसरे हैं, जैसे एलेनिन है, ग्लाइसिन है, वैलिन है, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलेनिन। ये जो है ये सारे के सारे नॉन पोलर रेसिड्यू को कैरी करें। अब मैं खास तौर से बात करना चाहूंगा यहाँ पर मिथियोनिन की। यहाँ पर देखिए एक सल्फर है, और आपको कहीं भी कोई सवाल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में, कहीं भी पूछा जाए कि आप 2 सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स के नाम बताएं, तो आपके पास आपका आंसर होना चाहिए, वन इज मिथियोनिन, अनदर इज सिस्टीन। ठीक है, ये सिस्टीन और मिथियोनिन, ये सल्फर का होना बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जो सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स हैं वो काफी रोल प्ले करते हैं शरीर के टॉक्सिकोलॉजिकल के टॉक्सिन को रिमूव करने में, फार्माकोलॉजिकल पर्पस में डाइसल्फाइड बॉन्ड ये बनाते हैं। तो कई प्रकार के रोल होते हैं मिथियोनिन के। ठीक है, इस प्रकार से कुछ एसिडिक जिस पर एक सरप्लस नेगेटिव चार्ज जिस मॉलिक्यूल पे होगा, जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो है ही, यहां देखिए सरप्लस नेगेटिव चार्ज जब है ये तभी कैरी करेगा जब इस पर कार्बोक्सिल आयन एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना, मतलब ये एसिडिक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, इस प्रकार के एसिडिक। उसी प्रकार से अर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है। यहां आप देखेंगे कि ये एमिनो एसिड कैरी कर रहा है एक्स्ट्रा, और इसकी वजह से क्या होता है कि सरप्लस पॉजिटिव चार्ज ये कैरी कर रहा है। तो दीज आर द बेसिक। कुछ रेसिड्यू होते हैं जो जल रागी होते हैं, जैसे जल रागी वाले कौन है, अर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, सेरीन है, ग्लूटामिक एसिड वगैरह वगैरह। ये स्लाइड में ये सारा मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका स्ट्रक्चर डिटेल में बताऊं, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। तो कुछ हाइड्रोफोबिक यानी जल विरागी होते हैं, कुछ जल रागी होते हैं, और कुछ एम्फीफिलिक मतलब ये जल रागी जल विरागी होते हैं। अब हम देखें कि जब 2 प्रोटीन है तो ये जुड़ता कैसे। जोड़ने के लिए बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, ये इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच कैसे बनेगा, तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक OH, ये दोनों मिल करके वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और फिर इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, यानी कि यहां पर जो एक बॉन्ड बना, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो 2 अमीनो एसिड को जोड़ने वाला तो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और यहां देखिए उसी प्रकार से कितने, 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 3, 4, है ना, मतलब यहां पर 1, 2, 3, 4 एमाइनो एसिड है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला है जिसमें कि खूब सारी पेप्टाइड बॉन्ड अपने को दिखती है, वो कहलाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन की संरचना हम पढ़ते हैं, तो प्रोटीन की संरचना के अलग अलग ग्रेड्स हैं। जैसे पहला प्राइमरी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके जो संगठन का जो प्राथमिक स्तर होता है, वो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। फिर देखेंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। आप देख रहे हो ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दिस इज चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये असेंबली है कि बहुत सारे एमिनो एसिड जमा हो गए। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो श्रृंखला है वो इस तरह का एक सर्किल रूप में, एक हेलिक्स के फॉर्म में, या फिर एक सीड्स, यानी कि जैसे एक के ऊपर एक चादर बिछी हो, उस प्रकार की संरचना में ये आ जाते हैं। यहां ये क्या कहते हैं, ये हेलिक्स नहीं बना रहा, यहां ये हेलिक्स बना रहा है इस प्रकार से। ठीक है, यहां ये हेलिक्स बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें की फोल्डिंग होती है। फिर फोल्डिंग के बाद उस फोल्डिंग में और फोल्डिंग होती है, मतलब पैकिंग की स्थिति होती है टर्सरी। मतलब आप देखिए ये जो फोल्डिंग हुई थी, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर था, ये फर्दर और इसमें पैकिंग हो गई, इसमें और फोल्डिंग हो गई। ठीक है, तो ये टर्सरी या कि तृतीय संरचना बनी। और क्वाटरनरी में क्या होता है कि एक दूसरे से वो मतलब एक इंटरफेस होता है उनका, कि मतलब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से मिलकर के
और एक इस प्रकार का एक इंटरफेस बनाते हैं, और उस इंटरफेस जो बनता है तो इस प्रकार की संरचना क्वाटरनरी या चतुर्थक कहलाती है। जैसे आप देखिए कि ये प्राइमरी तो हमने देख लिया, पॉलीपेप्टाइड चेन था। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, यानी कि अल्फा हेलिक्स की संरचना। ये आपके नया नहीं है, कई और भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो यहां देखिए एक एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड, 4 एमिनो एसिड, 5, ये सारे के सारे क्या है, उन्होंने इस तरह का एक इस तरह का हेलिक्स बनाया। अब हेलिक्स की संरचना को स्टेबलाइज कौन करता है? तो स्टेबलाइज करने के लिए आप देखिए कि यहां पर एक बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। जहां जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं उनके बीच कोई हाइड्रोजन आयन आ जाए, जैसे यहां पर कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया है, तो यहां पर तो कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया खत्म। फिर ये ऑक्सीजन के साथ एक एनर्जी शेयरिंग होती है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आमतौर पर तो बहुत वीक बॉन्ड होता है, आप जानते हो, बट सिंस देयर आर सो मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, इतने सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, द एनर्जी ऑफ दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्चुअली रीइंफोर्सेस टू स्टेबलाइज दिस हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। वो एमिनो एसिड के इस हेलिकल स्ट्रक्चर को एक स्थिरता प्रदान करने के लिए ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी एनर्जी से स्थिर हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, अगर वहां पर सिस्टीन और मिथियोनिन हो, बीच में कुछ सिस्टीन और मिथियोनिन एमिनो एसिड आ जाए और ऊपर नीचे हो तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है। कुछ वेंडर वाल फोर्सेस बनते हैं, कुछ दूसरे आयनिक बॉन्ड भी कभी कभी बन जाते हैं। सो दीज आर द बॉन्ड्स विच स्टेबलाइजेज सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे अल्फा हेलिक्स बना था, तो यहां देखिए एक सीट नाम की जैसी संरचना बन गई, जैसे चादर एक दूसरे के ऊपर रखी हो, ये पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं, इसको हम बीटा प्लीटेड सीट कहते हैं। अब यही जो संरचना है, ये संरचना अगर फिर आगे फोल्डिंग हो तो ये क्या होगा, ये टर्सरी स्ट्रक्चर। देखिए कि यहां पर एक अल्फा हेलिक्स है, ये क्या है, ये अल्फा हेलिक्स है, इसमें और फोल्डिंग हो गई तो इस तरह की संरचना। सो दिस इज अ टर्सरी स्ट्रक्चर। और एक मसल में पाए जाने वाला प्रोटीन जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं, उसमें ऐसी ही संरचना पाई जाती है। फिर आप देखिए कि ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखिए कि 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं जिसके बीच में एक हीम है। ये 2 जो है वो बीटा चेन कहलाती है, 2 अल्फा चेन कहलाती है। ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। ये बीच में 4 हीम हैं और आप देख रहे हो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपस में एक इंटरफेस बना रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और उस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, चारों जो पॉलीपेप्टाइड असेंबल हो गए। तो इस प्रकार की जो प्रोटीन की जो संरचना होती है कहलाती है क्वाटरनरी या चतुर्थक संरचना। तो इस प्रकार से 4 ग्रेड ऑफ होता है। अब हम आते हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल प्रोटीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि प्रोटीन हमें चाहिए कितना डाइट में, क्या लिखा हुआ है, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। यानी कि किसी आदमी के शरीर का वजन 60 किलोग्राम है तो 0.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से उसे करीब करीब 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन रोज चाहिए। और जो बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उसमें यह आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है। अब होता क्या है, उसी प्रोटीन के डाइट में हमें ये इसेंशियल एमिनो एसिड्स चाहिए। इसेंशियल मतलब अनिवार्य। अनिवार्य क्यों कहा, सिंस दीज एमाइनो एसिड्स नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड थ्रू आवर डाइट, थ्रू आवर फूड। ये हमें भोजन से मिलने चाहिए क्योंकि शरीर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इन एमाइनो एसिड्स को बनाने की। अगर ये एमिनो एसिड हमें भोजन के साथ ले लिया तो दूसरे जो 12 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, 10 प्रकार के और एमिनो एसिड हैं, उनका संश्लेषण शरीर में हो सकता है इन एमिनो एसिड से, या फिर जो दूसरे क्रेब्स साइकिल में जो बनने वाले कंपाउंड है, इंटरमीडिएट्स हैं, जो कार्बन चेन है, कार्बन स्केलेटन है, उससे दूसरे एमाइनो एसिड बन सकते हैं। लेकिन ये जो एमाइनो एसिड, जो एसेंशियल एमाइनो एसिड हैं, ये शुरुआत से नहीं बनाए जा सकते हमारे बॉडी में। अब चूंकि बॉडी में नहीं बनाए जा सकते और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, तो इसका मतलब है कि दे नीड टू बी सप्लीमेंटेड थ्रू आवर डाइट। ये हमें अपने डाइट के थ्रू लेना जरूरी है।
अब अगर हम इसेंशियल या नॉन इसेंशियल कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर के उपापचय या मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कोई सा भी एमिनो एसिड है जो गैर जरूरी नहीं है। 20 के 20 एमिनो एसिड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में चाहिए, लेकिन ये जो 8 हैं, चूंकि इनको हमको डाइट से लेना है विटामिन की तरह, जैसे विटामिन अगर आप शरीर में आपको भोजन के थ्रू नहीं जाएगा तो आपको तरह तरह के डेफिशिएंसी हो जाती है। 3 एमिनो एसिड्स के भी नहीं जाने से प्रॉब्लम आ सकती है। दीज आर द इसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार तो इसेंशियल एमिनो एसिड बनाने के एंजाइम्स नहीं होते या फिर कुछ दूसरी व्यवस्था नहीं होती, कई बार ये बनते भी इनसफिशिएंट अमाउंट में, मतलब उतने अमाउंट में ये नहीं बनते जिससे कि शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये इसेंशियल की कैटेगरी में आ जाती है। हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे एनिमल प्रोटीन जो होते हैं, मटन है, अंडा है, चिकन है, इसमें मिथियोनिन और लाइसिन ये दोनों एमिनो एसिड नहीं पाए जाते। कुछ जो वेजिटेबल्स हैं या जो दूसरे पदार्थ जो हम खाते हैं उसमें कुछ दूसरे नहीं पाए जाते, जैसे लेग्यूम, जितने भी दालें हम खाते हैं दे आर लो इन मिथियोनिन। ग्रेन्स में लाइसिन, जैसे कॉर्न मक्की होता है ना, मक्की हर तरह से न्यूट्रिशनली बहुत क्वालिफाई है, मक्की खा करके आदमी जिंदा रह सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसमें लाइसिन नाम का एक इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं पाया जाता। उसी प्रकार से ट्रिप्टोफैन भी नहीं पाया जाता। इसलिए डाइट में हमारा डाइट इस प्रकार का होना चाहिए कि हम सभी प्रकार के प्रोटीन को ले सकें। उसके बाद देखिए इसेंशियल नॉन इसेंशियल। इसेंशियल होता क्या है कि किसी भी प्रोटीन का भी संरचना आपने देखा ना एमिनो एसिड का, उसमें क्या था, एक कार्बन का एक स्केलेटन था जिसमें कार्बन लगे थे, उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप में भी एक कार्बन था, फिर दूसरा जो साइड चेन था उसमें भी कार्बन लगे हुए थे। तो कार्बन का चेन है, आमतौर पर उसको हम कार्बन का स्केलेटन बोलते हैं। तो कार्बन का स्केलेटन जो होता है वो बनता है हमारे क्रेब साइकिल में भी, जैसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ये भी वो कार्बन स्केलेटन बनाते हैं और उससे भी बहुत सारे एमिनो एसिड बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड हैं उनके जो कार्बन स्केलेटन है वो शुरुआत से डिनोवो मतलब राइट फ्रॉम द स्क्रैच, शुरुआत से हमारे बॉडी में उस जो इसेंशियल एमिनो एसिड हैं उनमें जो कार्बन स्केलेटन लगता है वो शुरुआत से हमारे शरीर में नहीं बन सकते। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर इसेंशियल, क्योंकि ये हमें खाने में लेना जरूरी होता है और ये खास तौर से बच्चों के ग्रोथ के लिए इसेंशियल एमिनो एसिड बहुत जरूरी होते हैं। जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है वो या तो इसेंशियल एमिनो एसिड से बन जाएंगे या फिर जो टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स है उससे बन जाते हैं। अगर हम ये देखते कैसे थे, हमें पता कैसे चला कि इसेंशियल कौन सा एमिनो एसिड है और नॉन इसेंशियल कौन सा एमिनो एसिड है, तो जो 20 के 20 एमिनो एसिड हैं उसका टेस्टिंग की गई कि किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल को ऐसी डाइट दी गई जिसमें कोई एक इसेंशियल एमिनो एसिड मिसिंग था और उस मिसिंग इसेंशियल नहीं, वो हमें तो पता ही नहीं था उस समय कि इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है। तो उस मिसिंग एमिनो एसिड की वजह से अगर हमारा नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तब वो जो एमिनो एसिड है वो इसेंशियल है। अब नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है थोड़ा सा हम जानेंगे आगे। तो द डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एमिनो एसिड एंड विटामिन क्या होता है कि एमिनो एसिड जो होते हैं शरीर में सबस्ट्रेट की तरह यूज होते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है उसके तरह यूज होते हैं, जबकि जो विटामिन हैं दे आर द कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के साथ क्या है कि जैसे कोई कैटलिस्ट होता है, बायो कैटलिस्ट एंजाइम है, तो एक एंजाइम जो है एंजाइम जब तक वो एक्टिव है तब तक उस रिएक्शन के कई रन वो करा सकता है ना। उसी प्रकार से कोफैक्टर है, उस रिएक्शन में किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में वो कई बार, जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है, तो ए से बी बन रहा है तो ए से बी जितनी बार बनेगा वो विटामिन या कोफैक्टर जो है अगर एक्टिव है तो वो बनाता रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन जो एमिनो एसिड है ना वो सबस्ट्रेट है, वो ये नहीं है। समझ में आ रही बात? तो एमिनो एसिड एक बार अगर रिएक्शन में चला गया तो वो तो यूज हो जाएगा, सिंस दे आर एज सबस्ट्रेट्स। तो इसीलिए विटामिन जो होता है उनका कैटालिटिक रोल होता है, वो दोबारा यूज किए जा सकते हैं और सारे के सारे जो एमिनो एसिड हैं वो एक ही साथ शरीर में जरूरी होते हैं।
ऐसा नहीं कि एक एमिनो एसिड अभी उपलब्ध करा है, दूसरा जो विटामिन है वो मेटाबॉलिक पाथवे में कौन सा रिएक्शन चल रहा है उसके हिसाब से जरूरी होता है, ठीक है। और आमतौर पर एक किसी भी खास एमिनो एसिड की कमी से कोई बीमारी नहीं पाई जाती, लेकिन विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी से आपने देखा है बहुत बीमारियां होती हैं। अब जैसे एक पेलेग्रा करके बीमारी होती है जो ट्रिप्टोफैन की वजह से होती है। वो क्यों होती है कि ट्रिप्टोफैन से एक विटामिन बनता है, विटामिन B3 नियासिनामाइड, जिससे कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बना था आपका, इसलिए इसकी वजह से पेलेग्रा होता है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो, अगर विटामिन B3 नहीं है तो पेलेग्रा बीमारी होती है, ठीक है। तो देखिए ये बेसिक सेट्स ऑफ 20 एमिनो एसिड, ये 20 एमिनो एसिड का युक्त है। और 20 एमिनो एसिड में देख रहे हैं आप, इधर इसेंशियल है और इधर नॉन इसेंशियल है। जो रेड वाले हैं ना, ये तो सिंथेसाइज हो रहे हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो रहे हैं जितना कि होना चाहिए। अब होता क्या है कि इसको ज्यादा बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमोनिया के एक्सक्रीशन में काम आता है। बाकी जो स्टार वाले हैं ये कंडीशनली इसेंशियल है। देखिए जैसे ऊपर क्या है, अर्जिनिन, अर्जिनिन कैन बी मेड बट नॉट एनफ, अर्जिनिन जो बनता है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बनता। हिस्टिडीन जो है इसके बारे में पता नहीं है अभी, लेकिन ये पक्का पता है कि बच्चों के लिए जरूरी होता है। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन ये और लाइसिन, ये तीनों तो पक्के तौर पर इसेंशियल है। मिथियोनिन तो इसेंशियल है ही, और मिथियोनिन से बनता है सिस्टीन। मैंने अभी आपको कहा था कि सिस्टीन और मिथियोनिन क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग। तो मिथियोनिन से सिस्टीन बनाने वाला जो एंजाइम है, अगर ये कहीं पर काम करना बंद कर दे तो इन दैट केस सिस्टीन जो है वो भी इसेंशियल हो जाएगा। उसी प्रकार से फिनाइल एलानिन से बनता है टायरोसिन, है ना। अब वहां पर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो अगर नहीं होगा, जो एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, तो इन दैट केस टायरोसिन भी इसेंशियल हो जाएगा। टायरोसिन आपने देखा था कि वो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको बनाने में काम आया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिनाइल एलानिन इज इसेंशियल, टायरोसिन कैन बी मेड फ्रॉम फिनाइल, ये टायरोसिन बन सकता है इससे, लेकिन अगर ये एंजाइम मिसिंग है तो क्या होगा, टायरोसिन बनेगा नहीं, और फिर ये फिनाइल एलानिन शरीर में ज्यादा जमा हो जाएगा और यूरिया के साथ वो एक्सक्रीट जब होगा तो उस कंडीशन में जो बीमारी होती है उसको फिनाइल कीटोयूरिया कहते हैं। उसी प्रकार से जो मिथियोनिन से सिस्टीन बनता है, अगर ये एंजाइम बाधित हो जाएगा तो सिस्टीन भी इसेंशियल हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये 10 जो है इसेंशियल है, ये मैं बता चुका आपको मेरे ख्याल से। हैं इसको मैमल्स जो है उनको अपने डाइट में सारा लेना चाहिए, और सारा इसलिए लेना चाहिए कि वो चूज नहीं कर सकता कि कौन सा एमिनो एसिड हम कितना गिन के खाएं। तो हर तरह के एमिनो एसिड वाले डाइट को लेना चाहिए, जो परिपूर्ण संतुलित आहार होता है लेना चाहिए। और अगर वो ज्यादा भी डेफिशिएंसी होगी तब प्रॉब्लम होगी, अगर ज्यादा लिया जाएगा तो वो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लिया जाएगा मान लीजिए एसेंशियल एमिनो एसिड, तो ये भी करेगा कि एसेंशियल एमिनो एसिड विल बी यूटिलाइज इन कन्वर्जन ऑफ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। और जैसे कि हम बार बार बता चुके हैं कि इसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी मेड डिनोवो। डिनोवो मतलब शुरुआत से इसकी बायोसिंथेसिस फ्रॉम द स्क्रैच नहीं हो सकती, क्योंकि जो कार्बन स्केलेटन इसके लिए चाहिए वो नहीं बन पाते हैं। और जो यूटिलाइज नहीं होते वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन के दूसरे पाथवे में चले जाते हैं, या फिर डीएमिनेशन उनका हो जाता है। डीएमिनेशन होकर के दूसरे कंपाउंड बने, मतलब अमोनिया उससे निकल जाएगा, लेकिन जो अमोनिया निकलेगा वो फिर यूरिया के फॉर्म में शरीर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स ये देखिए, नाइट्रोजन बैलेंस की बात कर रहा था, ही गई बात कि अगर हम नाइट्रोजन जितना ले रहे हैं और जितना जा रहा है शरीर से, इसके बीच अगर बैलेंस है कि जितना जा रहा है नाइट्रोजन प्रोटीन के थ्रू बॉडी में जा रहा है उससे कम या उतना ही जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नाइट्रोजन अगर शरीर से बाहर जाने लग जाए तो नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे डाइटरी प्रोटीन से
डाइट में हमने जो भी प्रोटीन खाया, दालें खाई, सोयाबीन खाया, किसी ने अंडा खाया, दूध पिया, वो सारा का सारा एमिनो एसिड पूल बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो एमिनो एसिड में मिलता है, तो वो हमारे शरीर में एमिनो एसिड में जमा हो जाता है। उससे क्या होता है, कुछ टिश्यू प्रोटीन बनते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो टिश्यू से वो जो प्रोटीन है वो मोबिलाइज होकर के एमिनो एसिड बनाता है। फिर इससे प्यूरिन है, हीम है, एनर्जी, ये सब निकलते हैं, और बाकी जो बचता है वो अमोनिया और यूरिया के फॉर्म में शरीर से बाहर हो जाता है। 95% जो नाइट्रोजन शरीर का आता है वो हमारे प्रोटीन डाइट से आता है, ठीक है। और जो एक्सेस होता है वो एनर्जी कन्वर्ट करने में लग जाता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उससे जो एक्सक्रीशन से बाहर निकल जाता है यूरिन के जरिए, कुछ हमारे मल के साथ भी बाहर निकल। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस जब रहेगा जब डाइटरी प्रोटीन प्रॉपर होगा, और इससे टिश्यू प्रोटीन भी प्रॉपर बन रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ से मोबिलाइज हो सके, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। जहाँ सब कुछ सही चल रहा है, हमारा डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन हम ले रहे हैं विथ ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नेगेटिव कब होगा, जब आदमी स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे हमें बायोएमिन्स या प्रोटीन्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है स्ट्रेस के कंडीशन में, जिसमें फिर टिश्यू प्रोटीन जो है वो यूज होगा। तो ज्यादा स्ट्रेस के कंडीशन में नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, या फिर हम डाइट में प्रोटीन खा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक ही तरह का मतलब चावल खाए जा रहे हैं, हम प्रोटीन कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, डिक्रीज इंटेक होगा। बॉडी तो अपना प्रोटीन जितना यूटिलाइज करेगा इन दैट केस, या फिर जो हम खाना ले रहे हैं उसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तब भी नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो जाए। जो दूसरे पदार्थ जो बनते हैं, आप देखिए ऑक्सीडेशन जब होता है तो एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं, ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक। हम बता चुके हैं कि इससे ब्लड ग्लूकोज बनेगा और एनर्जी पैदा होगी, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इससे फिर कीटोन बॉडीज बनेंगे और फिर एनर्जी पैदा होगी। तो ये कुछ एमिनो एसिड कीटोजेनिक होते हैं जो एसिटोएसिटिक एसिड बनाते हैं, कुछ जो होते हैं वो ग्लूकोज पाथवे में जाते हैं। जो ग्लूकोज पाथवे में जाते हैं वो ग्लाइकोजेनिक हुए, जो कीटोन बॉडी एसिटोएसिटिक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम ए वगैरह बनाते हैं वो कीटोजेनिक है। अब इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबोलाइट जो एमिनो एसिड से बनते हैं वो हीम होता है, हम जानते हैं, कोलिन है, इससे एक फॉस्फोलिपिड बनता है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है। ग्लूकोसामीन, हमारे जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर बॉडी के हैं, कार्टिलेज वगैरह, वो इससे बनते हैं। ये प्रकार का कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसमें शुगर और प्रोटीन बनता है, इससे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये एक एमिनो एसिड है जो किरेटिन बनाते काम आता है, या जैसे जो काइटिन नाम का जो एक्सोस्केलेटन जानवरों में होता है ना, वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से ही बनता है। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनते हैं, प्रोटीन से प्रोटीन बनेगा, बायोजेनिक एमिन से न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, हार्मोन बनेंगे, कार्निटीन जो होता है हमारे हार्ट के लिए जरूरी है, और क्रिएटिन फॉस्फेट, ये क्रिएटिन फॉस्फेट हमारे बॉडी में एज एनर्जी रिजर्व मौजूद होता है और उससे एनर्जी पैदा होती है। ये देखिए ब्लड है, ब्लड में हीम है, तो हीम जो है वो बना है, ये डीएनए की संरचना है, ये कोई और दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, ये हार्ट में कार्निटीन है, उसका साइन है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का समरी देखिए कि जो कीटो, देखिए ये होता क्या है कि डाइटरी प्रोटीन है, डाइटरी प्रोटीन से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के जरिए एमिनो एसिड का पुल बन गया। अब इससे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन जैसे बायोजेनिक एमिन बन जाएंगे, बॉडी प्रोटीन बन जाएंगे, बाकी कुछ कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे डेरिवेटिव में जो क्रेब साइकिल में एंटर होंगे, ठीक है। वो कहां से एंटर होता है हम बताएंगे आपको। उससे बनता अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जैसे यहां पर बना, तो अल्फा कीटो एसिड बना देगा, वो फिर क्रेब साइकिल में एंटर होगा, और क्रेब साइकिल में एंटर होने के बाद ये पोर्फायरिन है, हीम है, बिलिरुबिन वगैरह बनेगा क्रेब साइकिल के डेरिवेटिव से। उसी प्रकार से क्रिएटिन है, ये मसल्स में होता है, इससे एनर्जी निकलेगी और एक प्रोडक्ट के रूप में क्रिएटिन निकलेगा जो एक्सक्रीशन से बाहर निकल जाता है। जो अमोनिया है उससे प्यूरिन, जो न्यूक्लियोटाइड वाला नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन, उसका निर्माण होता है, पैरिमिडीन का निर्माण होता है। अगर प्यूरिन बन रहा है तो यूरिक एसिड होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नहीं तो ये अमोनिया होगा, और फिर अगर इससे कार्बामाइल फास्फेट बन रहा है तो फिर ये यूरिया बन के शरीर से बाहर निकलेगा। तो ये इसका एक्सक्रीशन का पाथवे है, लेकिन एक्सक्रीशन के पाथवे में आप देखिए कि वहां पर प्यूरिन भी बन रहा है, क्रिएटिन भी बन, पैरामिडीन भी बन रहा है, और क्रिएटिन भी बन रहा है, और इसके अलावा पोर्फायरिन, हीम, बिलिरुबिन, सारे बहुत
इसेंशियल पदार्थ हैं जो सारे के सारे एमिनो एसिड के पूल से बनते हैं। तो ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में आता है। देखिए कि जो इंजेस्टेड प्रोटीन से एमिनो एसिड बना, अब एमिनो एसिड की बायोसिंथेसिस बॉडी में होती है, हमारा टिश्यू प्रोटीन होता है, उससे आदान प्रदान होता रहता है। फिर इसका डीएमिनेशन होगा तो एक तरफ तो ये कार्बन स्केलेटन बन जाएंगे और दूसरी तरफ ये नाइट्रोजन बन जाएगा। नाइट्रोजन डीएमिनेशन मतलब एमीन ग्रुप का हटना। एमीन ग्रुप हटेगा तो ऑब्वियसली अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया जो है फिर यूरिया में बदल जाएगा। जो कार्बन स्केलेटन बनेगा तो ये फिर क्रेब साइकिल में जाएगा या फिर एक दूसरे पाथवे में जाता है जो कीटोजेनिक पाथवे। अगर ये जो एमिनो एसिड है इससे अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए या एसिटोएसिटिक एसिड बन जाएगा तब तो ये एसिटोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए 5 हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, एसीटोन वगैरह कुछ ऐसे पदार्थ बनाएंगे और इन सब पदार्थ बनने के क्रम में एनर्जी रिलीज होती है। आमतौर पर मैंने बताया कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में होता है। तो ये जो एसिटोएसिटेट है या 5 हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड है या फिर एसीटोन है, ये सारी चीजें कीटोन बॉडीज कहलाती हैं। जो आदमी फास्टिंग करता है या कभी डायबिटिक कंडीशन में होता है, कीटोन उसका बढ़ जाता है बॉडी में। और दूसरा होता है जैसे पायरुवेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, फ्यूमेट है, ऑक्सैलोएसिटेट है, ये सारे के सारे ग्लूकोजेनिक है। मतलब देखिए अभी हम आगे वाले हो जाएगा। देखिए जैसे एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, थेरोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये पायरुवेट बनाया तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाएगा। पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट ऑक्सैलोएसिटेट में हो सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए या तो क्रेब साइकिल में चला जाएगा या फिर एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। अब एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए जब बना देगा तब ये चला जाएगा कीटोन बॉडी बनाने के पाथवे में, कीटोन बॉडी बनाने लग जाएगा, यानी कि इससे कीटोन बॉडी बनेगी। नहीं तो फिर इस पाथवे में चला आया। अब जो अर्जिनिन है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामिन है, हिस्टिडीन, प्रोलिन, ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। ये सारे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। एस्पार्टेट है, फिनाइललाइन, टायरोसिन जो है ये फीमेल। मतलब आप देखिए कि ये अलग अलग एमिनो एसिड है, वो इस क्रेब साइकिल में अलग अलग रूट से एंटर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है तो वो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है और फिर ये इस चेन में, तो इस चेन में जो चला गया वो ग्लूकोजेनिक है। लेकिन कुछ ऐसे एमिनो एसिड हैं, एक दो खास तौर से, जो इस चेन में नहीं जाते और वो कीटोजेनिक है प्रॉपर। कुछ कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों होते हैं और कुछ सिर्फ ग्लूकोजेनिक है। यहाँ पर कि जो कार्बन स्केलेटन एनर्जी बनाने में यूज होते हैं तो वो ग्लूकोजेनिक हो सकते हैं या कीटोजेनिक हो सकते हैं। देखिए जैसे एलेनिन है, ये जो सारे के सारे जो एमाइनो एसिड है ये सिर्फ ग्लूकोज पाथवे में ही जाएंगे। ये जो एमिनो एसिड है ये ग्लूकोज पाथवे में भी जाएंगे और कीटोजेनिक भी हो सकते हैं, एसिटोएसिटिक एसिड बना करके। और ये जो ल्यूसिन और लाइसिन ये सिर्फ कीटोजेनिक ही हो सकता है, ग्लूकोजेनिक नहीं हो सकता। तो ये एमिनो एसिड जो अलग अलग पाथवे में जाकर के जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या तो ग्लूकोजेनिक पाथवे में जाएंगे यानी कि क्रेब साइकिल में चले जाएंगे, या फिर कीटोजेनिक में जाएंगे जहां वो एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटोएसिटेट वगैरह बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, हालांकि आप आज तक कोई सवाल किसी ने पूछा नहीं, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको सारा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो या तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर सारा समझ में आ रहा है। अब आपको कितना समझ में आ रहा है ये देख लीजिए आप। सो डू आस्क मी क्वेश्चंस, राइट? थैंक यू वेरी मच।